नमस्ते। कभी सोचा है कि वो जो छोटी सी बैटरी होती है ना, घड़ी में या रिमोट में, उसमें आखिर ऐसा क्या होता है जो उसे चलाता है? लगता तो जादू जैसा है, पर आज हम इसी जादू के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान बिजली बनाता है। तो चलिए गैल्वानिक सेल की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। हम सब मतलब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में न जाने कितनी बैटरियों का इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं? पर क्या कभी हमने रुक कर सोचा है कि इस छोटे से पावर हाउस के अंदर आखिर चल क्या रहा है? जैसा मैंने कहा, ये कोई जादू नहीं है, ये है प्योर साइंस। और इस साइंस को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसके बिल्कुल सेंटर में एक खास डिवाइस है। एक ऐसा हीरो है जो इस एनर्जी कन्वर्जन को मुमकिन बनाता है, और उसका नाम है गैल्वेनिक सेल। तो एकदम आसान भाषा में कहे तो गैल्वेनिक सेल, जिसे हम वोल्टाइक सेल भी कहते हैं, एक बहुत ही स्मार्ट डिवाइस है। ये क्या करता है? ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन को पकड़ता है जो अपने आप हो रही हो, और उसकी एनर्जी को बदलकर हमारे काम आने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना देता है। और हाँ, यही वो बेसिक प्रिंसिपल है जिस पर हर बैटरी काम करती है। अच्छा, तो सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? मतलब वो कौन सा साइंटिफिक प्रिंसिपल है जो इस केमिकल एनर्जी को बिजली के तारों में दौड़ा देता है? चलिए, इसके पीछे के राज को खोलते हैं। देखिए, ये सब कुछ एक खास तरह के केमिकल रिएक्शन पर टिका है जिसका नाम है रेडॉक्स। अब ये होता कैसे है? बहुत सिंपल है। हम दो अलग अलग मेटल लेते हैं। एक मेटल जो ज्यादा रिएक्टिव है वो अपने इलेक्ट्रॉन, कह लीजिए, दान कर देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। और जो दूसरा कम रिएक्टिव मेटल है वो इन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी ले लेता है। इसे कहते हैं रिडक्शन। तो एक ने इलेक्ट्रॉन दिए, दूसरे ने लिए, और बस इलेक्ट्रॉनों का यही जो फ्लो है ना, यही तो बिजली है। चलो, थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन किसी चीज को असल में काम करते हुए देखने से बेहतर और क्या हो सकता है ना? तो चलिए, गैल्वेनिक सेल का जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है, डैनियल सेल, उस पर एक नजर डालते हैं। यकीन मानिए, ये हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगा। तो डैनियल सेल में दो हिस्से होते हैं जिन्हें हम हाफ सेल कहते हैं। एक तरफ है हमारा एनोड, जिस पर होता है नेगेटिव चार्ज। यहाँ जिंक की रॉड होती है, और क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, ये अपने इलेक्ट्रॉन खो देता है। मतलब यहाँ होता है ऑक्सीडेशन। अब चलिए दूसरी तरफ, यहाँ है कैथोड, जिस पर होता है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ कॉपर की रॉड है, और ये जिंक से आए हुए इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लेती है। तो यहाँ होता है रिडक्शन। आइए जरा एनोड पर जो कुछ हो रहा है उसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि हर एक जिंक एटम दो इलेक्ट्रॉन छोड़कर एक जिंक आयन में बदल जाता है, और यही जो फ्री हुए इलेक्ट्रॉन है ना, यही तार के जरिए अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन्स की मंजिल क्या है? वो है कैथोड। यहाँ सॉल्यूशन में जो कॉपर आयन्स तैर रहे हैं, वो बेसब्री से इन इलेक्ट्रॉन्स का इंतजार कर रहे होते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, कॉपर आयन फौरन उन्हें पकड़कर सॉलिड कॉपर बन जाते हैं और कॉपर की रॉड पर जमना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम एनोड और कैथोड की इन दोनों कहानियों को जोड़ दें, तो हमें पूरी पिक्चर मिल जाती है। जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कॉपर आयन उन्हें ले रहा है। सिंपल भाषा में कहें तो इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ बह रहे हैं, और इसी बहाव से, इसी फ्लो से हमारी बिजली बन रही है। तो अभी तक हमने जो भी देखा, उसे अगर समराइज करें तो किसी भी गैल्वेनिक सेल की टीम में ये 5 मेन प्लेयर्स होते हैं। पहला एनोड, जहां ऑक्सीडेशन होता है। दूसरा कैथोड, जहां रिडक्शन होता है। तीसरा इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन। चौथा एक बहुत जरूरी चीज, सॉल्ट ब्रिज, जो सर्किट को पूरा करता है। और पांचवा बाहरी तार, जिससे हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं। ठीक है, ये जानना तो बहुत बढ़िया है कि सेल काम कैसे करता है, पर असली सवाल तो ये है कि भाई इससे पावर कितनी मिलती है, कितना वोल्टेज जनरेट होता है? क्या हम इसकी ताकत को नाप सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल नाप सकते हैं। इस ताकत को नापने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, EMF, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आप इसे इलेक्ट्रॉनों को धक्का देने वाली ताकत समझ सकते हैं। और स्टैंडर्ड कंडीशंस में इसे कैलकुलेट करना बहुत आसान है। बस कैथोड के पोटेंशियल में से एनोड का पोटेंशियल माइनस कर दीजिए। ये फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। लेकिन एक मिनट रुकिए, लैब में तो सब कुछ स्टैंडर्ड होता है, पर असल दुनिया का क्या? क्या होगा अगर टेम्परेचर बदल जाए या सॉल्यूशन ज्यादा गाढ़ा या पतला हो जाए? तब हम सेल की पावर कैसे निकालेंगे? बस यहीं से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है।
इस चैलेंज का जवाब है एक बहुत ही पावरफुल इक्वेशन के पास, और वो है नर्न्स्ट इक्वेशन। ये वो टूल है जो हमें किसी भी टेम्परेचर या कॉन्सेंट्रेशन पर सेल का ईएमएफ बताने की ताकत देता है। और ये रही वो इक्वेशन। हाँ, देखने में थोड़ी डरावनी लग सकती है, लेकिन ये बहुत काम की चीज है। ये सेल के एक्चुअल ईएमएफ, उसके स्टैंडर्ड ईएमएफ, टेम्परेचर और सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन, जिसे हम क्यू से दिखाते हैं, के साथ जोड़ती है। सच कहूं तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कई मुश्किलों को सुलझाने वाली मास्टर की है। चलिए इस इक्वेशन के हर एक कैरेक्टर से मिलते हैं। ई हमारा हीरो है, यानी किसी भी कंडीशन में ईएमएफ। ई डिग्री है स्टैंडर्ड ईएमएफ, आर और एफ तो कांस्टेंट्स हैं। टी है टेम्परेचर, एन बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, और क्यू हमें सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन की कहानी बताता है। ये सब मिलकर हमें एकदम सही जवाब देते हैं। अब एक अच्छी खबर सुनिए। ज्यादातर केस में हम रूम टेम्परेचर पर ही काम करते हैं, यानी 298 केल्विन पर। इस टेम्परेचर पर हमें आर, टी और एफ को अलग अलग कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। इन सब को मिलाकर एक मैजिकल नंबर बनता है 0.0591, और ये हमारी ज़िंदगी को बहुत बहुत आसान बना देता है। और इस मैजिकल नंबर को यूज करके हमारी वो पावरफुल नर्स्ट इक्वेशन इस सिंपल और सुंदर से फॉर्म में बदल जाती है। ये वो वर्जन है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, खासकर जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं। इसे याद रखना बहुत ही आसान और फायदेमंद है। तो चलिए वापस अपने दोस्त डैनियल सेल के पास चलते हैं और इस इक्वेशन को उस पे अप्लाई करके देखते हैं। क्योंकि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो N की वैल्यू हो गई 2। और Q क्या है? वो बस जिंक आयन और कॉपर आयन के कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो है। देखा कितना सिंपल हो गया। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखना है, खासकर अगर एग्जाम में पूरे नंबर चाहिए तो? बस ये 5 स्टेप्स याद रखिए। पहला, गैल्वेनिक सेल की डेफिनेशन बताइए। दूसरा, उसका बेसिक प्रिंसिपल यानी रिडॉक्स रिएक्शन समझाइए। तीसरा, डैनियल सेल का एग्जाम्पल रिएक्शंस के साथ दीजिए। चौथा, पूरी नर्न्स्ट इक्वेशन लिखिए। और पांचवा, रूम टेम्परेचर के लिए उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म भी दे दीजिए। बस ये एक परफेक्ट जवाब की रेसिपी है। तो हमने देखा कि कैसे केमिस्ट्री के सिंपल से प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके बिजली बनाई जा सकती है, वो बिजली जो हमारे चारों तरफ की दुनिया को पावर दे रही है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि अगर हम केमिकल से बिजली बना सकते हैं तो इस कमाल की पावर का इस्तेमाल हम भविष्य में और किन-किन बेहतरीन तरीकों से कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक कारों से लेकर स्पेस मिशंस तक संभावनाएं सच में अनंत हैं,